हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 31 जनवरी 2021 में ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर और ऑफलाइन के जितने शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवा दिए गए हैं। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डली हुई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है आज का हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है, वैज्ञानिक का अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया पाठ वस्तु को तुच्छीकरण करना, तो ये हमारा होगा नहीं। और सेकंड है मजेदार तत्वों को शामिल करना विज्ञान के में, ये भी नहीं होगा। और थर्ड है विज्ञान की अवधारणाएं समय समय के साथ विकसित होती हैं और समावेशित होती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, यानी शिक्षार्थी के अनुसार जो है पाठचर्या होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ से बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अवधारणाओं तथा गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। और थर्ड है विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना, केवल विषय वस्तु से ही शिक्षण उपागम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है अवधारणा के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो हमारा राइट आंसर जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य हैं। पहला ऑप्शन दिया है, जब एक सिद्धांत के वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो यह नियम बन जाता है। सेकंड ऑप्शन है, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। थर्ड ऑप्शन है, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों के पहचाने और ईशु कहाँ गलत है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला है निष्कर्ष निकालती है और आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड ऑप्शन है, यह समझती है कि अधिकांश और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। तो पहला ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र का प्रयोग करना, सेकंड है गृह कार्य, और थर्ड है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना और प्रयोगात्मक कौशलों और अवलोकन करना। इसका जो सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में महिलाओं वैज्ञानिक को आमंत्रित करें, तो ये तो हम करेंगे, इससे रूढ़िवादी में जो है प्रोत्साहन मिलेगा, रूढ़िवादिता नहीं होगी। और सेकंड ऑप्शन है विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़े, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड है लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। और फोर्थ ऑप्शन है ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी हों, यानी लड़के ना हावी हों, तो ये रूढ़िवादिता वाली बात कर दी गई है, तो पक्षपात वाली बात कर दी गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है या गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, सेकंड है या शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है, फोर्थ है या सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, और यह विद्यार्थियों को सृजनात्मकता के आकलन में सहायता करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा कट जाएगा क्योंकि सिर्फ सही उत्तर की दिशा में प्रदान करना, ये ऑप्शन ही बस हमारा निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट थर्ड फोर्थ हमारा जिसमें है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो पहला है दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, सेकंड है श्रवण और गतिबोधक सीखना, और थर्ड है दृश्य और श्रवण सीखना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें दिए गए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हमें सीरियल से लगाने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने के अवसर। सेकंड है शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने के अवसर। और थर्ड है शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें और 1 किलोग्राम वजन से ले जा सकें। तो पहले हम थर्ड ले लेंगे, मूर्त चीज़ से हो रही है। फिर उसके साथ टब में पानी के साथ खेलने के लिए कहेंगे, क्रिया करेंगे। फिर उसके बाद डूबने और तैरने वाली वस्तु के बीच संबंध निर्धारित करेंगे। तो यानी हमारा पहले थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। तो थर्ड यानी CBA हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता है। तो वाई क्या है, चलिए इसमें देख लेते हैं। घटपर्णी पिचर प्लांट जो होता है, ये कीटभक्षी पौधा होता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फ्लावर के अंदर कीटों को मारकर उससे नाइट्रोजन अवशोषित करता है। तो ये तो हमारा है नहीं, और ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड है मैपल वृक्ष, ये भी नहीं होगा। शैवाल, ये भी स्वपोषी है। इसमें पूछा हरित लवक नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर कसकुटा जो है अमरबेल में नहीं पाया जाता, ये एक परपोषी पौधा है। यानी ये जो पौधा है दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे प्लांट से अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। तो कसकुटा जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी परपोषी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको अमरबेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बृहदान्त में भोजन का परिपाचन होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बृहदान्त होता क्या है। बृहदान्त हम बड़ी आंत को बोलते हैं, यानी बड़ी आंत जो होती है उसे हम बृहदान्त बोलते हैं। तो इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि जो अवशोषण होता है, यानी जो जो लास्ट में बचता है जल, तो उसको अवशोषित करता है। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन है वृहदान्त में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। तो ये वृहदान्त यानी बड़ी आंत में नहीं होता, बल्कि छोटी आंत में होता। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वृहदान्त क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। वृहदान्त मतलब बड़ी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होती है। तो बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, लेकिन चौड़ी होती है। और जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत के अंदर पाई जाती है, यानी ये छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर पाई जाती है। और बड़ी आंत जो है यानी वृहदान्त जो है वो चौड़ी होती है, बट छोटी आंत से छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ही राइट मिल गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ में भी दिया वृहदान्त में पाचित भोजन होता है, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, एक डियोडिनम, एक जेजुनम, एक इलियम, यानी गृहिणी, शेषांत, मध्यांत और शेषांत। तो इलियम में है जो भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, गृहिणी में तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता और शोषण होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन हमारा सही है। और रेशम कीट कोकून से रेशम धागा प्राप्त होता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ है प्यूपा यानी कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण है। तो चलिए मिला लेते हैं। सिकुड़ना और शिथिलित होना किसमें होता है। चलिए
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिला के यानी 1 2 3 हमें ऑप्शन बताना है। तो चलिए हम मिला लेते हैं। तो पहले एक मिलान हो जाएगा सिकुड़न और शिथिलन जो होता है वो हमारा पेशी में होता है, पेशी कंकाल में। इसका जो हमारा मिलान हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। और कठोर संरचना जो होती है वो हमारी अस्थि होती है, तो इसका मिलान हमारा सेकंड का मिलान हो जाएगा फोर्थ से, यानी अस्थि से। और थर्ड है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, तो उसे हम उपास्थि कहते हैं। तो तीसरे का मिलान हमारा पहले से हो जाएगा, यानी तीसरे का मिलान हमारा पहला हो गया। और फोर्थ है वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़ने वाले बॉक्स की संरचना होती है, तो इसका मिलान हमारा थर्ड से हो जाएगा। तो यानी फोर्थ का मिलान हमारा थर्ड से हो गया, यानी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड हमारा एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है, तो इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। यदि पूछे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो पीयूष है। और यदि मिक्स्ड ग्रंथि पूछे, मिक्स्ड ग्लैंड, तो वो हमारी अग्न्याशय है। अग्न्याशय जो है हमारा वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, यानी ये एंजाइम और हार्मोन्स का दोनों सिक्रेशन करती है, इसलिए जो अग्न्याशय है वो अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड है। और पीयूष जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सिर्फ हार्मोन को स्रावित करती है, और एक ही हार्मोन्स नहीं बल्कि कई सारे हार्मोन्स को ये स्रावित करती है, जैसे एसटीएचए यानी स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन, और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएसएच यानी एड्रिनेलिन, बहुत सारे हार्मोन को ये 8 9 समथिंग हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो यकृत होती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है सभी अधात्मिक गैस होती हैं, तो सभी अधात्मिक गैस नहीं होती हैं, बल्कि बहुत सी कुछ ऐसी अधात्में होती हैं जो ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, जो ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे कि हो गई कार्बन, ब्रोमाइड, सेलेनियम, ये सब जो है अधातुएं जो हैं ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है सभी अधातुएं अतन्य या तन्य नहीं होती हैं। फिर अगला ऑप्शन दिया है सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो सभी धातुएं ठोस नहीं होती। हम Hg यानी मरकरी को जब देखते हैं तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो एक धातु ही है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और फिर उसके बाद ये सभी धातुएं कठोर होती हैं, तो सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं, यानी जैसे Hg है तो ये लिक्विड अवस्था में पाई गई तो ये कठोर होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी जो अधातुएं होती हैं यानी अतन्य या तन्य नहीं होती हैं, यानी जो अधातुएं होती हैं अतन्य का मतलब है उन्हें खींचा जाए तो वो खिंचाव नहीं लेती हैं, जैसे हम सोने की तार को वो धातु है तो खींचते हैं तो वो तन्य धातु है, बट जो अधातुएं होती हैं मुख्यतः वो अतन्य होती हैं, यानी उनको खींच कर बनाया नहीं जा सकता, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, इसमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है तो ना कि प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक स्रोत यानी काठ की लुगदी और जो प्लांट के ऊपर की छालें होती हैं तो उससे जो है हम रेयान रेशा जो है इसको हम प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जूट जो ये प्राकृतिक फाइबर है, और एक्रेलिक नायलॉन ये पॉलिएस्टर है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रेयान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, तो इसमें ऊष्मीयमान अवस्था ज्वलन ताप पूछा है, तो इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले जो इसका ऊष्मीयमान
माध्यम होगा और ज्वलनताप भी माध्यम होगा और वो कैसी अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, यानी माध्यम उसका उसमें मान रहेगा और अवस्था वो गैसीय फॉर्म में रहेगी और ज्वलनताप माध्यम रहेगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है, तो उसको हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है धातु एक्स धातु वाई को उसके लवणीय विलयन में विस्थापित कर देती है, यानी कोई धातु एक्स है तो वाई को उसके लवणीय विलयन में विस्थापित कर देती है। तो एक्स जो है वाई से बड़ी है और जेड, परंतु जो जेड है उसके लवणीय विलयन में विस्थापित नहीं कर पाती। तो जेड जो हमारा एक्स से भी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो जेड को नहीं रिएक्टिव कर पाई, विस्थापित नहीं कर पाया एक्स, तो जेड हमारा सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें पूछा है विस्थापित करने योग्य नहीं इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन से है, तो हमारी जेड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें जेड जो है पहले ऑप्शन में दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ से पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम इसके। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया है यह आभासी और आवर्धित होती है और कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी इसमें पूछा कौन सा बल लगाना पड़ेगा वो नहीं पूछा है। अगर कौन सा बल लगाना पड़ता तो हमारा पेशी बल हो जाता, इसमें पूछा किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो वहाँ जो बॉक्स है तो उसमें कौन सा बल लगा हुआ है, तो स्थैतिक घर्षण बल की वजह से है। तो इससे अधिक जब बल लगाएगी तब जाके वो बॉक्स खिसकेगा। तो किससे अधिक होगा, तो स्थैतिक घर्षण बल से अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका स्थैतिक घर्षण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला पूछा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है और इसका जो है राइट आंसर पहला ही हमें मिल गया है। ऑप्शन और भी देख लेते हैं। ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित करता है। तो पिछली वीडियो में तारत्व और आवृत्ति के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो तारत्व जो है वो आयाम पर निर्भर नहीं करता बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और कंपन की आवृत्ति निम्न तो तारत्व उच्च, आवृत्ति और तारत्व दोनों एक दूसरे के इक्वल टू होते हैं, तो इसलिए आवृत्ति अगर निम्न है तो तारत्व भी निम्न होगा, आवृत्ति अगर उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा। तो इसमें एक निम्न एक उच्च दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा कट जाएगा। और ध्वनि की प्रबलता निर्धारित कंपन की आवृत्ति द्वारा निर्धारित करती है, तो प्रबलता जो है हमारा आयाम पर निर्धारित करता है ना कि आवृत्ति पर, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। यानी हम आवृत्ति तारत्व पर निर्धारित करती है और जो प्रबलता है वो आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्धारित करता है। तो तीनों ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट है। जो ध्वनि होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती, यानी जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है तो वहाँ पे ध्वनि जो है गमन नहीं करेगी। जैसे हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, यानी वहाँ पे कोई वायुमंडलीय दाब कुछ कोई गैसेज नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे निर्वात बोला जाएगा। तो वहाँ पे ध्वनि गमन नहीं करेगी। और सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में गमन करेगी, सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद जो ध्वनि है किस में गमन करेगी, गैस में। यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैस में कम, यानी सीरियल से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं करती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत की हीन चालक हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो हीन चालक के बारे में पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सिरका और नींबू दे दिया है, तो विद्युत के ये अच्छे चालक होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा।
टोटी का जल में बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इस टोटी के जल में जो है विद्युत प्रवाहित होगी अच्छे तरीके से। और लवण विलयन में नींबू और सिरका, ये तीनों में विद्युत जो है अच्छी प्रवाहित होगी। तो इसलिए राइट आंसर जो है हीन चालक जो पूछा है, यानी शैम्पू और वनस्पति तेल और आसुत जल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। इन्हीं पूछा है, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन दो होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं, तो इसमें पूछा है तो भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है, पानी को उबलना और जल का चीनी में घोलना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड है पानी को उबलना, कांच को तोड़ना, तो कांच को तोड़ना जो है हमारा भौतिक परिवर्तन है, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दिए है जल में लवण घोलना और भोजन का पचना और कागज के टुकड़े करना, कागज के टुकड़े करना और जल में लवण घोलना, ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी भोजन का पकना, पानी को उबलना फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जल लोहे में जंग लगना ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, और कागज का जलना ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन का पाचन ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है, और इसके पश्चात वो अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। तो उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है। तो आसवन विधि से हम नमक को अलग कर सकते हैं जल से, और उबाल कर भी अलग कर सकते हैं, निस्तारण से भी कर सकते हैं। निस्यंदन से जो है हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लिक्विड जो फॉर्म होता है, जो निस्यंदन होता है भौतिक जैविक रासायनिक संचालन में ठोस पदार्थ को करते हैं, तो निस्यंदन में हम कीप द्वारा यानी इसके माध्यम से हम लिक्विड फॉर्म को फिल्टर करते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, और सेकंड है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, तो सेकंड ऑप्शन कट जाएगा। 7 रंगों से इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं में नहीं गुजरता, ये भी हमारी बात सही दिया है। तो पहला और फोर्थ, यानी फोर्थ और पहला हमारा राइट आंसर जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला यानी पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो आंसर इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो दुमती मृदा में बड़े बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतम होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कणों का अनुपात बालू मिट्टी में होता है, यानी बलुई मिट्टी में। और फिर उससे उससे कम मात्रा में बड़े बड़े अनुपात, यानी बड़े और छोटे दोनों को मिला के जो अनुपात होता है वो दोमट मिट्टी में होता है। दोमट यानी इसमें बड़े और छोटे दोनों कणों का अनुपात होता है। और फिर उसके बाद जो चिकनी मृदा होती है उसमें जो बालू कण होते हैं मृदा के वो बहुत ही महीन होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। चिकनी में एकदम छोटे होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे। इसमें थोड़ा बड़े, बलुई में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े। तो इसलिए राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा दोमट मृदा बड़े कणों का अनुपात बलुई मृदा की अपेक्षा उच्चतर है, तो बलुआ मृदा का उच्चतर स्तर है ना कि दोमट का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया। थर्ड ऑप्शन है बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षित उच्चतर है, तो बलुआ मृदा में बड़े बड़े कण होते हैं ना कि चिकनी मृदा में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा कट जाएगा। और फिर सेकंड ऑप्शन है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट दिया हुआ, यानी चिकनी मृदा में जो मृदा के महीन कण होते हैं वो दोमट मृदा से काफ़ी कम होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं चिकनी मृदा में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ भी दिया था चिकनी मृदा में बड़े कणों का महीन कण मात्रा लगभग बराबर होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है
विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स भोजन जेड में पाया जाता है, तो एक्स वाई जेड तीनों क्या है? तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी आयरन और नींबू वंश के जो फल होंगे तो मसूड़ों के लिए लाभदायक होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। धन्यवाद।